एक ऐसा प्लेन जो दुनिया भर की एडवांस टेक्नोलॉजी से मॉनिटर हो रहा था। Malaysian Airlines. Malaysia Airlines. Malaysia Airlines flight. Malaysia Airlines flight. बिना किसी ट्रेस के हवा में गायब हो गया। आखिरी मैसेज। Good night, Malaysian 370. ऐसी सच्चाई जो दुनिया से छुपाई जा रही है। एक ऐसा प्लेन जो दुनिया भर की एडवांस टेक्नोलॉजी से मॉनिटर हो रहा था। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो बोइंग 777 जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर से लोडेड था, लेकिन फिर भी बिना किसी ट्रेस के हवा में गायब हो गया। 239 लोग, एक नॉर्मल फ्लाइट और एक आखिरी मैसेज। गुड नाइट मलेशिया 370। Good night, Malaysian 370. उसके बाद सिर्फ अंधेरा, ना कोई मेडे कॉल, ना डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई रैकेज। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, 11 साल बाद भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। क्या ये एक एक्सीडेंट था? क्या प्लेन किडनैप किया गया था, या फिर एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया से छुपाई जा रही है? चलिए डीकोड करते हैं MH370 की सबसे बड़ी अनएक्सप्लेन्ड थ्योरीज, लो सिग्नल और शॉकिंग फैक्ट्स जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। एक मॉडर्न जेटलाइनर, एक परफेक्टली प्लान्ड फ्लाइट और 239 लोग जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे। मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 एक नॉर्मल रात को टेक ऑफ करता है, लेकिन सिर्फ 40 मिनट बाद ये प्लेन दुनिया से वैनिश हो जाता है। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल, जैसे किसी ने एक सेकंड में इसे हवा से मिटा दिया हो। आज तक जितने भी प्लेन क्रैशेस हुए हैं उनमें या तो रैकेज मिल जाता है, या ब्लैक बॉक्स, या कम से कम एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। लेकिन MH370 का केस एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या एक एक्सीडेंट था? क्या किसी ने प्लेन का कंट्रोल ले लिया था, या फिर एक ऐसा सीक्रेट जो इंटेंशनली छुपाया जा रहा है? अब चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि MH370 की वो रात कैसे गुजरी। वो कौन से एग्जैक्ट मोमेंट थे जब ये प्लेन दुनिया से वैनिश हो गया। रात के 12:41 पर मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग चाइना के लिए टेक ऑफ करता है। प्लेन में 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स होते हैं। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है, वेदर क्लियर है, कम्युनिकेशन स्मूथ है। फिर 1:01 पर प्लेन का ACARS सिस्टम, मतलब एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, एक ऑटोमेटेड मैसेज भेजता है जिसमें इंजन हेल्थ, ऑल्टीट्यूड और फ्यूल स्टेटस होता है। ये मैसेज सक्सेसफुली ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचता है। 1:19 पर पायलट या को पायलट का आखिरी रिकॉर्डेड मैसेज आता है, गुड नाइट मलेशिया 370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. ये एक नॉर्मल साइन ऑफ था जब प्लेन मलेशियन एयर ट्रैफिक से वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हैंडओवर हो रहा था। लेकिन इसके बाद एकदम साइलेंस। सिर्फ 2 मिनट बाद प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद हो जाता है। ट्रांसपोंडर एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इसका बंद होना एक वार्निंग साइन था। 1:22 पर प्लेन का रडार से कांटेक्ट कट हो जाता है। सिविलियन एयर ट्रैफिक रडार पर MH370 एकदम गायब हो जाता है। मतलब मलेशिया और वियतनाम दोनों एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए ये प्लेन अब इनविजिबल हो गया था। वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये पहला इंडिकेशन था कि कुछ सीरियस हो रहा है। 1:37 पर अगला ACARS अपडेट आना था, पर ये नहीं आया। मतलब या तो प्लेन का सिस्टम मैन्युअली बंद किया गया था, या फिर किसी अननोन रीजन से ट्रांसमिशन रुक गया था। 2:22 पर मलेशियन मिलिट्री रडार अब भी प्लेन को डिटेक्ट कर रहा था। प्लेन बीजिंग की तरफ जाने की बजाय वापस वेस्ट की तरफ टर्न ले रहा था। Disappearance of Malaysia Airlines Flight 370. Malaysian officials now say the plane was hundreds of miles off course and flying in the wrong direction when last tracked.
Here are the latest developments. It apparently turned the opposite direction and flew to the Malacca Strait. The plane may have flown now for more than an hour after disappearing from radar. 3:11 पर फर्स्ट फुल सैटेलाइट हैंडशेक देखने को मिलता है। ये कंफर्म करता है कि प्लेन अब भी हवा में था, मतलब क्रैश नहीं हुआ, बल्कि एक अननोन रूट पे जा रहा था। अब सुबह 6:30 बजे MH370 को बीजिंग लैंड करना था, लेकिन प्लेन अभी भी मिसिंग था। एयरलाइंस और अथॉरिटीज अभी तक ये समझ नहीं पा रहे थे कि प्लेन एक्चुअली में है कहाँ। सुबह 8:19 पर MH370 का आखिरी सैटेलाइट हैंडशेक था। इसके बाद सैटेलाइट को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब या तो प्लेन क्रैश हो गया था या उसका पावर कंप्लीटली बंद हो गया था। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि हैंडशेक है क्या। जब MH370 का रडार और ट्रांसपोंडर सिग्नल बंद हो गए तो एक छुपा सिग्नल सोर्स मिला, इनमार्सैट का सैटेलाइट हैंडशेक डेटा। ये एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट था, क्योंकि इसके बिना MH370 की लास्ट लोकेशन का कोई प्रूफ नहीं होता। इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑपरेट करती है। This is the central London control centre of Inmarsat, who've been the British company really at the forefront of helping to solve this riddle. What they've actually done is they've looked back at other 777 Malaysian flights ending up somewhere down here in the southern Indian Ocean rather than in that northern corridor where they've also been looking. इनमार्सैट के सैटेलाइट्स जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं, मतलब ये अर्थ के एक फिक्स पॉइंट पर रहते हैं और सिग्नल रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं। एयरलाइंस भी इनमार्सैट सैटेलाइट यूज करती हैं ताकि उनके प्लेन्स का डेटा ग्राउंड स्टेशन तक पहुंच सके। मलेशिया एयरलाइंस भी इनमार्सैट का सिस्टम यूज करती थी और इसी वजह से MH370 का एक लास्ट सिग्नल सैटेलाइट ने डिटेक्ट किया। जब भी एक प्लेन किसी सैटेलाइट से कनेक्ट होता है तो एक ऑटोमेटेड सिग्नल एक्सचेंज होता है। इसको हैंडशेक्स बोला जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है बिना किसी मैनुअल इनपुट के। MH370 रडार से गायब होने के बाद भी 7 घंटे तक सैटेलाइट से हैंडशेक कर रहा था, मतलब प्लेन हवा में था और कॉन्टिन्यूअसली सिग्नल्स भेज रहा था। नॉर्मली प्लेन्स ACARS सिस्टम यूज करते हैं जो फ्यूल ऑल्टीट्यूड और लोकेशन रिपोर्ट करता है। MH370 का ACARS सिस्टम मैन्युअली डिसेबल किया गया था, लेकिन एक सिस्टम सैटेलाइट डेटा यूनिट अभी भी एक्टिव था। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जब आपका फोन फ्लाइट मोड में होता है तब भी बैकग्राउंड में एक वीक सिग्नल या पिंग कभी कभी नेटवर्क टावर से होता है। वैसे ही एक बेसिक चेक इन सिग्नल सैटेलाइट और MH370 के बीच हो रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि प्लेन गया कहाँ, क्योंकि सिग्नल्स में एग्जैक्ट GPS लोकेशन नहीं थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को स्टडी करके डायरेक्शन का अंदाजा लगाया गया। अब यहाँ यूज होता है डॉपलर इफेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट जैसे एक प्लेन किसी सिग्नल सोर्स जैसे एक सैटेलाइट से दूर या पास जाता है तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। पहले लोग सोच रहे थे कि MH370 सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान गया हो सकता है, लेकिन इनमार्सैट के डॉपलर एनालिसिस ने कंफर्म किया कि प्लेन सिर्फ साउथ इंडियन ओशन की तरफ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल था लास्ट हैंडशेक, जो प्लेन के क्रैश होने की सबसे बड़ी निशानी थी। MH370 की डिसअपीयरेंस सिर्फ एक एविएशन एक्सीडेंट नहीं, बल्कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बन चुका है। इस केस में इतने कॉन्ट्राडिक्शन और अनएक्सप्लेन्ड एलिमेंट्स हैं कि कई थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ थ्योरी लॉजिकल हैं तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं जो अब तक लोगों को क्यूरियस बनाती हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल और वाइडली डिस्कस थ्योरी है कि कैप्टन ज़हारी अहमद शाह ने प्लेन को जानबूझकर क्रैश किया, मतलब पायलट सुसाइड थ्योरी। ये थ्योरी तब और स्ट्रॉन्ग हो गई जब इन्वेस्टिगेशन में कुछ शॉकिंग डिटेल सामने आई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ऑटो पायलट का माल फंक्शन नहीं था, बल्कि एक डेलिब्रेट एक्शन था जो कोई एक्सपीरियंस पायलट ही कर सकता था, और कैप्टन ज़हारी को ऑलमोस्ट 33 साल का एक्सपीरियंस था। अगर ऑटो पायलट फेलियर होता तो प्लेन एक इररेगुलर पाथ पर गिरता, लेकिन MH370 एक स्मूथ ट्रेजेक्टरी पर साउथ इंडियन ओशन की तरफ चलता रहा। इन्वेस्टिगेटर्स को कैप्टन ज़हारी के घर से फ्लाइट सिमुलेटर में एक सिमिलर साउथ इंडियन ओशन का फ्लाइट पाथ मिला, जो MH370 के फाइनल एस्टिमेटेड रूट से मैच करता था। अगर प्लेन में इमरजेंसी होती तो पायलट डिस्ट्रेस कॉल करते, लेकिन कोई इमरजेंसी ट्रांसमिशन नहीं आई। अब ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड है, लेकिन अब तक इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है।
कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पायलट का कोई सुसाइड नोट या मोटिव नहीं था। उनका फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ स्टेबल थी, और अगर सुसाइड करना ही था तो इतना कॉम्प्लेक्स प्लान क्यों बनाया, सीधा सी में क्रैश क्यों नहीं किया। कई लोगों का ये भी मानना था कि MH370 टेररिस्ट या किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने हाईजैक कर लिया। जब MH370 की पैसेंजर लिस्ट इन्वेस्टिगेट की गई तो 2 ईरानियन पैसेंजर फेक पासपोर्ट पर ट्रेवल कर रहे थे। इन दोनों ने इटालियन और ऑस्ट्रियन पासपोर्ट यूज किए थे जो चोरी हो चुके थे। ये पासपोर्ट थाईलैंड से इलीगली एक्वायर किए गए थे। दोनों एक ही फ्लाइट से एक साथ ट्रेवल कर रहे थे, पर जब इनका बैकग्राउंड चेक किया गया तो पता चला कि ये दोनों ईरान से आए हैं, लेकिन किसी टेररिस्ट ग्रुप से कनेक्टेड नहीं थे। इनकी फैमिलीज ने कंफर्म किया कि ये सिर्फ बेटर लाइफ ढूंढने जा रहे थे, क्योंकि ना तो किसी भी ग्रुप ने हाईजैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और इसके अलावा हाईजैक प्लेन यूजुअली किसी डेस्टिनेशन पर लैंड किए जाते हैं, लेकिन MH370 का क्रैश होने के थोड़े बहुत प्रूफ हैं। कुछ एविएशन एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि MH370 का डिसअपीयरेंस एक फायर या इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से भी हो सकता है। ये थ्योरी कुछ एविडेंस पर बेस है, जैसे कि कॉकपिट और एवियोनिक्स में फायर, लेकिन अगर कॉकपिट या कार्गो होल्ड में फायर लगी होती तो पायलट इमरजेंसी लैंडिंग का जरूर ट्राई करते। कैबिन प्रेशराइजेशन फेलियर ये भी एक डेडली सिनेरियो होता है। ऐसे केसेस में ऑक्सीजन लेवल गिरने लगते हैं और क्रू या पैसेंजर्स ऑक्सीजन की कमी से अनकॉन्शियस होने का शिकार हो जाते हैं। अगर ऐसा हुआ हो तो पायलट्स भी कंट्रोल लूज कर गए होंगे और प्लेन तो ऑटो पायलट पर चलता रहा होगा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ होगा। जब तक MH370 का ब्लैक बॉक्स और मेजर रैकेज रिकवर नहीं होता, ये दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्रीज में से एक बनी रहेगी। मार्च 2014 में ही ऑस्ट्रेलिया, चाइना और मलेशिया ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा और एक्सपेंसिव अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन था। पहले फेज में रेस्क्यू टीम ओशन सरफेस पर फ्लोटिंग डेब्रिस ढूंढ रही थी। सैटेलाइट्स और प्लेन का यूज किया गया, लेकिन कुछ भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। जब सरफेस सर्च फेल हो गया तब एक एडवांस्ड अंडर वाटर सोनार सर्च स्टार्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने फिनिक्स और फुग्रो इक्वेटर जैसे सोनार स्कैनिंग शिप्स भेजे जो 4000 मीटर तक ओशन फ्लोर स्कैन कर सकती थी। जुलाई 2015 में एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला जब रियूनियन आइलैंड के कोस्ट पर एक बोइंग 777 का फ्लैपरॉन मिला। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि ये MH370 का पार्ट था। इसके बाद और भी डेब्रिस मिलने लगे। मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मॉरिशस और तंजानिया के बीचेस पर प्लेन के डिफरेंट पार्ट्स मिले। 2016 में ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि ये MH370 के पीसेस ही थे। जब मलेशियन गवर्नमेंट का सर्च बंद हो गया तब एक प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने मिशन शुरू किया। जनवरी 2018 में उन्होंने 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर का डीप सी स्कैन किया। उन्होंने 6 हाईटेक अंडर वाटर ड्रोन्स यूज किए जो एक्सट्रीम डेप्थ्स में स्कैन कर सकती थी, पर उन्हें भी MH370 का फाइनल क्रैश साइट नहीं मिला और सर्च जून 2018 में ऑफिशियली एंड हो गया। क्या फ्यूचर में हम कभी इस MH370 का असली क्रैश साइट ढूंढ पाएंगे? ये अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है। MH370 का डिसअपीयरेंस अब तक एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है, और इसका सच समझना तब तक मुश्किल है जब तक प्लेन का रैकेज या ब्लैक बॉक्स रिकवर नहीं होता। ब्लैक बॉक्स मिलने से लास्ट मोमेंट का डेटा समझ आएगा, लेकिन इंडियन ओशन की रफ टेरेन और डीप सी चैलेंजेस की वजह से इसका मिलना अब तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। नए अंडर वाटर सर्च मिशन, AI बेस्ड सैटेलाइट एनालिसिस और सोनार टेक्नोलॉजी के जरिए नए क्लूज मिलने की उम्मीद है, लेकिन अब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। लेकिन नई साइंटिफिक एडवांसमेंट और सर्च मिशन से उम्मीद है कि एक दिन इसका सच जरूर सामने आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।